हेलो किरण, गुड इवनिंग। कल्पना, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून रोली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था, पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, प्री चौसेरियन इन द एज ऑफ चौसर। फिर पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल हमने कल स्टार्ट किया था, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। और आज ही हम स्टार्ट करेंगे द एलिजाबेथन पोइट्री, लेक्चर नंबर 3। हाँ रोली, कल टेस्ट है। गुड इवनिंग शिवानी। टेस्ट की बात हम क्लास के लास्ट में करेंगे, तो वो लास्ट के लिए छोड़ते हैं। अभी हम अपना फोकस सारा पढ़ाई पर करते हैं। तो कल जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था द एज ऑफ रिवाइवल, काफ़ी सारी बातें हमने इसमें की थी। आज हम एक राइटर को पढ़ने वाले हैं, सॉरी एक पोएट को पढ़ने वाले हैं, जॉन स्केलेटन को, थोड़ा डिटेल में। तो सुनिएगा। जॉन स्केलेटन was a distinctive and influential English poet of the late 15th and the early 16th centuries. जॉन स्केलेटन एक डिस्टिंक्टिव और इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोएट थे 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के। नोन फॉर हिज यूनिक पोएटिक स्टाइल, जाने जाते अपने यूनिक पोएटिक स्टाइल के लिए, एंड हिज शार्प सटायरिकल वॉइस के लिए। बहुत ही शार्प सटायर किया करते थे जॉन। स्केलेटन सर्व्ड एज अ ट्रांजिशनल फिगर। इन्होंने एक ट्रांजिशनल फिगर की भूमिका निभाई है बिटवीन द मेडिवल एंड रेनेसांस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये मेडिवल और रेनेसांस के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था, तो उसमें ये एक अहम भूमिका में थे। हिज वर्क्स ऑफन कंबाइंड ट्रेडिशनल मेडिवल एलिमेंट्स। इनकी रचनाओं में प्रायः वो पारंपरिक मेडिवल एलिमेंट्स हुआ करते थे, साथ में इनोवेटिव फॉर्म्स होती थी और थीम्स होती थी जो एंटिसिपेट करेंगी रेनेसांस को आगे। लाइफ एंड करियर इनका देख लेते हैं। एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ। स्केलेटन वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इनकी शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हुई, एंड पॉसिबली कैम्ब्रिज, और शायद कैम्ब्रिज में भी। वेयर ही गेन्ड अ रेपुटेशन फॉर हिज लर्निंग एंड पोएटिक टैलेंट, जहाँ पर इनको एक रेपुटेशन मिली कि ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही फुल ऑफ विजडम और बहुत ही पोएटिक टैलेंट वाले आदमी हैं। ही लेटर बिकेम अ ट्यूटर टू द यंग प्रिंस हेनरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में ये ट्यूटर बने यंग प्रिंस हेनरी के, हु वुड बिकम किंग हेनरी 8th, जो बाद में आगे जाकर राजगद्दी पर भी बैठेंगे और राजा हेनरी 8th बनेंगे। तो होने वाले राजा के टीचर रहे हैं जॉन। क्लैरिकल करियर इनका। स्केलेटन वॉज ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट। स्केलेटन पढ़े और उनको एज अ प्रीस्ट ऑर्डेन किया गया, ये एक पुजारी बने, एंड हेल्ड वेरियस क्लैरिकल पोजीशंस थ्रू आउट हिज लाइफ। और अपनी पूरी जिंदगी में कई क्लैरिकल पोजीशंस पर रहे हैं, कई पादरियों के पद पर रहे हैं, इंक्लूडिंग रेक्टर ऑफ डिस, जिसमें शामिल था ये रेक्टर ऑफ डिस रहे हैं नॉर्फॉल्क नाम के प्रांत में। हिज करियर इन द चर्च प्रोवाइडेड हिम विद अ प्लेटफॉर्म टू क्रिटिक द करप्शन एंड एक्सेसेस ही ऑब्जर्व्ड। यही वजह थी क्योंकि इन्होंने चर्च में काम किया, ये काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज कर सके उस करप्शन को, ठीक है, और उस अतिवाद को जो उन्होंने चर्च की दुनिया में ऑब्जर्व किया था खुद से। वो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। गुड इवनिंग कीर्ति। कोर्ट पोएट। अब भैया जब पढ़ाया हो फ्यूचर राजा को तो दरबार में तो जगह मिलेगी, है ना। स्केलेटन सर्व्ड एज अ कोर्ट पोएट अंडर हेनरी 7th एंड हेनरी 8th। स्केलेटन ने हेनरी 7th, राजा हेनरी 7th और राजा हेनरी 8th दोनों के अंडर में एक कोर्ट पोएट के रूप में काम किया है, दरबारी कवि के रूप में काम किया है। वेयर हिज विट एंड लिटरेरी स्किल अर्नड हिम बोथ एक्लेम, जहां पर इनकी लिटरेरी विट को और लिटरेरी स्किल को, ठीक है, एक्लेम भी मिला और कंट्रोवर्सी में भी शामिल रहे। अब इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन जो इस आदमी का है वो है स्केलेटोनिक वर्स। ये एक तरह की
वर्स लिखा करते, पोएम्स लिखा करते थे जो इन्हीं के नाम पर स्केल्टोनिक वर्स कहलाई। क्या थी वो, सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गुड इवनिंग रिचा, गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल एडिट्स। स्केलेटन इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ वर्स। स्केलेटन को जाना जाता है कि इन्होंने एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फॉर्म डेवलप की थी वर्स की, जिसे हम स्केल्टोनिक्स कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट, इसको आप ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट इरेगुलर लाइंस होती थी विद रैपिड राइमिंग पैटर्न्स के साथ। दिस फॉर्म अलाउड फॉर अ लिवली एनर्जेटिक रिदम, इस फॉर्म की वजह से एक लिवली और एनर्जेटिक रिदम बनती थी। एंड वॉज वेल सूटेड टू सटायर एंड इन्वेक्टिव, और इस सटायर और इन्वेक्टिव के लिए बहुत ही वेल सूटेड थी ये वर्स। इन्वेक्टिव जिसमें किसी की आलोचना की जाए। एग्जाम्पल, स्पीक पैरट, एक इनकी पोएम है स्पीक पैरट, और फिलिप स्पैरो आर नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ स्केल्टोनिक वर्ड्स। ये नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं स्केल्टोनिक वर्ड्स के इनके इस्तेमाल के। शोकेसिंग हिज प्लेफुल एंड रिदमिक स्टाइल, इन कविताओं में एक बहुत ही प्लेफुल और रिदमिक स्टाइल है, बहुत ही चंचल पोएम होती थी स्केल्टोनिक वर्सेस जो होती थी, बहुत ही चंचल। अब ये फेमस है अपने सटायरिकल वर्क्स के लिए। स्केल्टन्स पोएट्री ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ बाइटिंग सटायर, इनकी पोएट्री प्रायः एक बाइटिंग सटायर लेती थी। टारगेटिंग द करप्शन एंड हिपोक्रेसी, टारगेट करते थे ये भ्रष्टाचार पर, उस पाखंड पर। ही परसीव्ड इन द चर्च, जो उन्होंने चर्च में देखी थी और कोर्ट में देखी थी। हिज शार्प विट एंड बोल्ड क्रिटिसिज्म अर्नड हिम बोथ एडमायर्स एंड एनिमीज, इनकी शार्प विट और ये जो बोल्ड क्रिटिसिज्म करते थे चर्च का और कोर्ट का, इनको तारीफें भी मिली उसकी वजह से, और इन्होंने दुश्मन भी बहुत पैदा किए अपने। कुछ एग्जाम्पल इनके सटायरिकल वर्क्स के। कॉलिन क्लाउट एक पास्टोरल सटायर है इनका बहुत फेमस, दैट क्रिटिक्स द स्टेट ऑफ द चर्च एंड सोसाइटी, उसमें चर्च और सोसाइटी की स्थिति की आलोचना की गई है। रिफ्लेक्टिंग स्केल्टन्स डिसिल्यूजनमेंट विद द एक्लेस्टिकल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ हिज टाइम, ये रिफ्लेक्ट करती है रचना इनकी कि ये बिल्कुल इनका भ्रम टूट गया था और ये बिल्कुल एग्री नहीं करते थे पादरी तंत्र से, ठीक है, एक्लेसियास्टिकल का मतलब पादरी तंत्र से, और राजनीतिक तंत्र से उस जमाने के। गुड इवनिंग रुचि। रिलीजियस एंड डिडक्टिक पोएट्री, इसके अलावा इन्होंने कुछ धार्मिक और उपदेशात्मक पोएट्री लिखी है। डिडक्टिक का मतलब, इन एडिशन टू सटायर, स्केल्टन रोट रिलीजियस एंड डिडक्टिक पोएट्री ऑफन इन्फ्यूज्ड विद मोरल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस। प्रायः ये रिलीजियस और डिडक्टिक पोएट्री नैतिकता और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन से भरी होती थी। हिज वर्क्स इन दिस वेन डेमोन्स्ट्रेट हिज कंसर्न, इस वेन में जो उनकी रचनाएं आई वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि ये बहुत चिंतित रहते थे स्पिरिचुअल एथिकल इश्यूज को लेकर। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे द बाउज ऑफ कॉटे इज एन एलिगोरिकल पोएम, ये एक एलिगोरिकल पोएम है दैट क्रिटिक्स कोर्टली लाइफ, जिसमें वो दरबारी जीवन को क्रिटिसाइज करते हैं और मोरल डेंजर्स के बारे में बात करते हैं जो कोर्टली जीवन में इनको नजर आता है। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर पोएट्स, अब जॉन का इन्फ्लुएंस पड़ा बाद के कवियों पर, वो कैसा था सुनिएगा। स्केल्टन्स इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्म, स्केल्टन बहुत ही इनोवेटिवली यूज करते थे भाषा का और फॉर्म्स का, एज वेल एज इज फेयरलेस सोशल क्रिटिक, दूसरा सामाजिक रूप से बहुत ही मुंहफट क्रिटिक थे ये। इन्फ्लुएंस लेटर पोएट्स सच एज एडमंड स्पेंसर एंड जॉन डन, इन्होंने आगे कई कवियों को इन्फ्लुएंस किया है, खासतौर से एडमंड स्पेंसर और जॉन डन को। हिज वर्क हेल्प्ड पेव द वे फॉर द मोर एलेबोरेट एंड एक्सप्रेसिव स्टाइल ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस, इनकी रचनाओं ने एक रास्ता क्रिएट किया है, रास्ता बनाया है। रेनेसांस में जब बहुत ही एलेबोरेटिव लिखा जाने लगेगा, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव स्टाइल आ जाएगा, उसका रास्ता इन्होंने ही बनाया था कि भाई इस रास्ते पर चलिए। रेनेसांस में फिर हमारे सामने कई ऐसे पोएट्स आएंगे जो बहुत ही मुंहफट थे, और अगर उनको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना होता था तो वो बिल्कुल भी उसको छिपाने की कोशिश नहीं करते थे। लेगेसी, जॉन स्केलेटन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर लाई इन हिज इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्म, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल किया है भाषा को और फॉर्म्स को। हिज फेयरलेस सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक, ये निडर होकर सामाजिक और राजनीतिक क्रिटिसिज्म करते थे, एंड हिज एबिलिटी टू ब्लेंड ह्यूमर, और इनके पास एक क्षमता थी कि अपने रचनाओं में ह्यूमर को, पैथोस को और मोरल रिफ्लेक्शन को साथ में मिश्रण कर लेते थे।
मजाक मजाक में गहरी बातें और दुख। हिज स्केलेटोनिक वर्सेस, जो इनके स्केलेटोनिक वर्सेस हैं, विद इट्स डिस्टिंक्टिव रिदम, उसकी बहुत ही एक अलग रिदम है, रैपिड राइम्स हैं, सेट हिम अपार्ट फ्रॉम हिज कंटेम्पररीज। इन रिदम्स ने, इन वर्सेस ने जॉन स्केलेटन को अपने समकालीन से बिल्कुल अलग किया। एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और उन्होंने बहुत प्रभावित किया है इंग्लिश पोइट्री के विकास को। एज अ ट्रांजिशनल फिगर बिटवीन द मेडिवल एंड द रेनेसांस पीरियड, जैसे हमने ऊपर भी बताया कि ट्रांजिशनल फिगर थी दोनों पीरियड्स के बीच के, स्केलेटन्स वर्क रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग लिटरेरी एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ उस टाइम। इनकी रचनाएं दिखाती थी कि देखो उस जमाने का लिटरेरी कल्चरल लैंडस्केप बदल रहा है, मेकिंग हिम अ की फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास की फिगर है, ठीक है। और राधे कृष्णा अर्जुन, और पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन स्केलेटन, और पिछले कुछ सालों से जॉन स्केलेटन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती थी जॉन स्केलेटन के साथ कि कई बड़े नामों के बीच में ये दब जाते थे। अभी कुछ सालों में ये एग्जाम में दब नहीं रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। चलिए, ये हमारा एज ऑफ रिवाइवल कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द एलिजाबेथन पोइट्री। सुनिएगा। सो अब हम थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, डे 17, द एलिजाबेथन पोइट्री। ये टॉपिक हम अब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक पर हम आ गए हैं। हमने ये कंप्लीट कर लिया है, प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर। हमने पोइट्री इन एज ऑफ रिवाइवल कंप्लीट किया है अभी, और अब हम एलिजाबेथन पोइट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एलिजाबेथन पोइट्री। अब देखिए, एलिजाबेथन एज में ओके, एलिजाबेथन एज में ड्रामा बहुत ज़्यादा लिखा गया, और उसका जो इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लिटरेचर पर वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपकी क्या ही बताया जाए। और वो हम यूनिट 1 में पढ़कर आए हैं, एलिजाबेथन एरा में ड्रामा, जिसमें हमने शेक्सपियर और ना जाने कितने बड़े बड़े नामों को पढ़ा है। एलिजाबेथन एज में पोइट्री का भी बहुत विकास हुआ। अब हम उसी एज में पोइट्री को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एलिजाबेथन पोइट्री रिफर्स टू द बॉडी ऑफ पोएटिक वर्क्स। एलिजाबेथन पोइट्री पोएटिक रचनाओं की उस बॉडी को कहते हैं, प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के साम्राज्य या राज्यकाल में लिखी जा रही थी, जो 1558 से 1603 के बीच में। दिस पीरियड इज ऑफन कंसीडर्ड अ गोल्डन एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अब इस पीरियड को ऑफन हम इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड मानते हैं, है ना। अब मार्क्ड बाय द फ्लोरिशिंग ऑफ वेरियस पोएटिक फॉर्म्स, अब इसमें कई पोएटिक फॉर्म्स फ्लोरिश हुई, डिस्टिंक्ट स्टाइल आया दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ द रेनेसांस स्पिरिट, और इसने रेनेसांस स्पिरिट के एसेंस को कैप्चर किया। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स इस दौर के वो सुनिएगा। थीम्स। एलिजाबेथन पोएट्री फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव। एलिजाबेथन एरा में जो पोएट्री लिखी जा रही थी वो कुछ थीम्स पर लिखी जा रही थी, जैसे कि लव, ब्यूटी, नेचर और माइथोलॉजी। पोएट्स ऑफन ड्रू ऑन क्लासिकल रेफरेंसेस। कवि जो होते थे वो, जी अर्ल ऑफ सरे हम लास्ट क्लास में पढ़ कर आए हैं, मतलब एज ऑफ रिवाइवल में पढ़ा है हमने अर्ल ऑफ सरे को, है तो वो इसके भी ऑब्वियसली यहाँ तक जिंदा रहे वो, लेकिन हम उन्हें एज ऑफ रिवाइवल में पढ़कर आगे बढ़े हैं। रागिनी। जो पोएट्स होते थे वो क्लासिकल रेफरेंसेस को ड्रू करते थे, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन रोम की कहानियों का रेफरेंस लेते थे,
एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स, और बहुत इन्फ्लुएंस रहते थे कवि प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम के ऑथर्स से। फॉर्म्स, द सोनेट वॉज अ पर्टिकुलरली पॉपुलर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में सोनेट सबसे पॉपुलर पोएट्री फॉर्म बनी, क्योंकि अर्ल ऑफ सरे, जैसे अभी जिक्र किया रागनी ने, अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस कर चुके थे सोनेट को, ठीक है। अलॉन्ग विद अदर फॉर्म्स सच एज, इसके अलावा और भी फॉर्म्स थी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस एज में, वो थी पास्टोरल, एलेजी और लिरिक। लैंग्वेज एंड स्टाइल, एलिजाबेथन पोएट्स यूज्ड एलेबोरेट लैंग्वेज। एलिजाबेथन पोएट्स काफी एलेबोरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, रिच इमेजरी का इस्तेमाल करते थे कि आंख बंद करके कविता पढ़ लो तो आंखों के सामने आ जाए सब कुछ। द यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर वॉज कॉमन। एलिजाबेथन पोएट्री में आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल बहुत कॉमन था। एंड पोएट्स ऑफन एम्प्लॉयड इंट्रिकेट राइम स्कीम्स, और कवि प्रायः बहुत ही इंट्रिकेटिव राइम स्कीम्स का इस्तेमाल करते थे, मीटर्स का इस्तेमाल करते थे टू इनहेंस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ देयर वर्ड्स, अपनी कविताओं की म्यूजिकल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एरा में हुई वो ही ह्यूमनिज्म, जिसको हम एक्चुअली बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर ह्यूमनिज्म ना आता कैरेक्टरिस्टिक्स में पोइट्री के उस जमाने में, तो आगे मॉडर्न एज तक वो नॉवेल्स का जब आगे अगली सदी में चलन बढ़ेगा तो वहां उन नॉवेल्स में ह्यूमनिज्म नहीं आता। क्या था सुनिएगा। रिफ्लेक्टिंग द रेनेसांस ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, ये रेनेसांस के ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को दर्शाता है। एलिजाबेथन पोएट्री एम्फसाइज द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। एलिजाबेथन पोएट्री में किसी एक सिंगल व्यक्ति इंडिविजुअल की डिग्निटी और वर्थ को एम्फसाइज किया गया। ये नहीं कि ट्रोजन वॉर में सारे के सारे रोमन्स के साथ क्या हो रहा है, सारे के सारे ग्रीक्स के साथ क्या हो रहा है, नहीं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, उसका इमोशन क्या है, उसको एलिजाबेथन पोएट्स ने अपने पोएट्री के सेंटर में रखना शुरू किया। एज वेल एज अ फैसिनेशन विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। पहली बार कवियों के बीच में फैसिनेशन जागा नेचुरल वर्ल्ड को लेकर और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को लेकर, कि इंसान के अनुभवों के ऊपर भी कविताएं लिखी जाएंगी। ह्यूमनिज्म की शुरुआत थी, बहुत बड़ा व्यापक रूप नहीं लिया था ह्यूमनिज्म ने, वो ये रोमांटिक मूवमेंट में जाकर ही लेगा, ठीक है, 18th सेंचुरी में ही जाकर वो वहां तक बात पहुंचेगी। इसके अलावा एक की कैरेक्टरिस्टिक था कोर्टली लव। मैनी पोएम्स फॉलोड द कन्वेंशंस ऑफ कोर्टली लव। कई कवियों ने वो कोर्टली लव के कन्वेंशंस, परंपराओं को फॉलो किया। एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन एंड अनअटेनेबल डिजायर, एडमिरेशन को एक्सप्रेस किया, अनअटेनेबल डिजायर को एक्सप्रेस किया फॉर एन आइडलाइज्ड बिलवड, किसी एक आदर्शवादी प्रेमी के लिए। जैसे आपने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स पढ़ी हैं जो उन्होंने फेयर लॉर्ड को लिखी हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो कोर्टली लव का उदाहरण है। चलिए, अब एलिजाबेथन पोएट्री का एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एक सांस्कृतिक संदर्भ है, उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Elizabethan poetry was deeply influenced by the cultural and intellectual currents of the Renaissance. अब ये रेनेसांस वर्ड बार बार आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं इस पॉइंट को समझाने से पहले। रेनेसांस जो वर्ड है इसकी हिंदी होती है पुनर्जागरण, ठीक है। अब रेनेसांस जो पीरियड था वो स्टार्ट तो इटली में हुआ था, वो पूरा मूवमेंट इटली में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था धीरे 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 धीरे। जब वो नॉर्थवर्ड की तरफ बढ़ा और इंग्लैंड तक आकर पहुंचा तो उस वक्त एलिजाबेथन एज चल रही थी। एलिजाबेथ जो है वो राजगद्दी पर बैठी हुई थी। रेनेसांस वो मूवमेंट होता है किसी भी समाज का जब उस समाज के लोग, उस सोसाइटी के लोग रिलीजन से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करते हैं, लॉजिकल होने लगते हैं, रीजनड होने लगते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगती हैं, कारोबार पनपने लगता है, फैक्ट्रीज लगने लगती हैं और एक मिडिल क्लास का जन्म होता है। वो रेनेसांस है, वो पुनर्जागरण है। लोग क्लासिक्स को, शास्त्रों को छोड़ते चले जाते हैं और साइंटिफिक अप्रोचेस की तरफ और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये वही दौर था और जब वो समाज में हो रहा था, अब उससे एक बौद्धिकता जन्म ले रही थी, जी रिबर्थ हो रहा था। अर्जुन, बिल्कुल सही बात।
एक जब ये सारी चीज़ें होती हैं किसी समाज में, रेनेसांस में, तो बौद्धिकता बढ़ती है, ठीक है, आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल समाज पैदा होता है। अब एलिजाबेथन पोएट्री डीपली इन्फ्लुएंस थी उस सांस्कृतिक और बौद्धिक करंट से जो रेनेसांस में चल रहा था, विच सॉ अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द क्लासिकल एंटिक्विटी। अब इसमें क्या हुआ कि एक नया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ क्लासिकल एंटिक्विटी को लेकर, जो प्राचीन शास्त्र थे उनको लेकर एक नया तरह का इंटरेस्ट आया। वो नहीं कि अंधा विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर, नहीं, फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड अचीवमेंट, इंसानी पोटेंशियल अचीवमेंट पर फोकस लाया गया। द पीरियड वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी इंग्लैंड ने 100 सालों के वॉर के बाद जब क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी तो राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया देश, ठीक है, 58 से 1603 तक लगभग 50-60 साल देश बिल्कुल स्थिर रहा, कोई पॉलिटिकल अपहीवल नहीं हुआ, कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं हुई। इक्का दुक्का, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ कुछ भी, इक्का दुक्का ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब क्वीन एलिजाबेथ को गद्दी से उतारने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई हैं। और क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही बेहतरीन महानतम रानी साबित हुई हैं उनके इतिहास की। तो वो पीरियड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी था, फ्लोरिशिंग ऑफ द आर्ट्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के संरक्षण में, उनके पैट्रोनेज में कलाओं का संपूर्ण विकास हो रहा था, क्योंकि ये खुद बहुत पसंद करती थी कलाओं को, इनको ड्रामा बहुत पसंद थे। हमने यूनिट 1 में आपको पढ़ाया था कि ड्रामा देखने जाती थी खुद, ठीक है, तो ये बहुत पसंद करती थी। इनके दरबार में पेंटर्स थे, मूर्तिकार थे, कवि थे, ड्रामाटिस्ट थे। विलियम शेक्सपियर को बुलाकर बोला करती थी कि मुझे ड्रामा लिखकर दिखाओ भैया, है ना। जैसे वो कहानी आप सबने सुनी होगी जब विलियम शेक्सपियर ने 14 दिन के अंदर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर लिखा था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि मुझे 14 दिन के अंदर एक प्ले चाहिए लिखा हुआ, ठीक है, तो वो कहानी हम सब ने सुनी है। तो वो जब रानी का इतना इंटरेस्ट है आर्ट में, तो उसका इन्फ्लुएंस कवियों के ऊपर या समाज के ऊपर, आर्टिस्टिक समाज के ऊपर पड़ता है। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी इस दौर की, द एलिजाबेथन एरा सेट द स्टेज फॉर द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। एलिजाबेथन एरा ने जो आने वाले विकास हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसके लिए स्टेज सेट कर दिया था। द मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द अर्ली 17th सेंचुरी, और स्टेज किसके लिए, वो शुरुआती 17th सेंचुरी में जो मेटाफिजिकल कवि आने वाले हैं, उन्होंने इन्हीं कन्वेंशंस पर होकर लिटरेचर को आगे बढ़ाया जो एलिजाबेथन कवियों ने सेट किया था। इट्स एम्फेसिस ऑन फॉर्म, बहुत जोर दिया गया कवियों के द्वारा फॉर्म पर, स्ट्रक्चर पर, ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर, continues to be studied and by today। और ये सारी कविताएं जो एलिजाबेथन एज में लिखी गई वो आज भी पढ़ी जा रही हैं। एलिजाबेथन पोएट्री रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी कैनन। एलिजाबेथन पोएट्री सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं अभी भी इंग्लिश लिटरेरी कैनन का, ऑफरिंग इंसाइट इनटू द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल मिलिeu ऑफ द टाइम। इसमें एक झलक नजर आती है सांस्कृतिक और बौद्धिक संपन्नता की उस जमाने के। इट्स थीम्स, फॉर्म्स, स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस हैव लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी, ठीक है। इस जमाने की पोएट्री की जो फॉर्म्स थी, स्टाइलिक इनोवेशंस थी, जो थीम्स थी, उन्होंने एक लेगेसी विरासत छोड़ी है ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के एवोल्यूशन पर, ठीक है। अब एलिजाबेथन पोएट्री तो पूरी ही पोएट्री का विकास हुआ है, लेकिन सबसे अहम जो चीजें वहां पर हुई वो थी एलिजाबेथन सोनेट्स का लिखा जाना। और इसमें सबसे बड़ा नाम देखो विलियम शेक्सपियर है। हम इस पीडीएफ में आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो ड्रामा में पढ़ा कर आए हैं आपको, और ड्रामा में हमने उसकी पोएट्री डिस्कस की है। भले हम ड्रामा पढ़ रहे थे, लेकिन हमने विलियम शेक्सपियर की पोएट्री को डिस्कस किया था वहाँ, क्योंकि हमें पता था कि जब हम पोएट्री में जाएंगे वहाँ, तो वहाँ विलियम शेक्सपियर के अलावा और बड़े नाम पोएट्री में होंगे, तो हम वहाँ उनको डिस्कस कर लेंगे। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है सभी स्टूडेंट्स को?
क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, या ब्लैक हो गया सब कुछ? ओके, दिख रही है, मेरी ही मोबाइल में पीछे चल रहा था, सॉरी। तो एलिजाबेथन सॉनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये अलग से एक टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। द एलिजाबेथन सोनेट, अ पॉपुलर पोएटिक फॉर्म ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन सोनेट जो कि एक पॉपुलर पोएटिक फॉर्म थी एलिजाबेथन एरा में, इज अ टाइप ऑफ अ सोनेट। ये सोनेट का एक प्रकार है दैट टिपिकली एडर्स टू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर संरचना होती है और थीमेटिक स्टाइल होता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स, तो दो मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स नजर आती हैं दैट वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो प्रासंगिक थी उस दौर में। एक तो शेक्सपियरियन सोनेट है, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, और एक स्पेंसरियन सोनेट है। बोथ फॉर्म्स आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट राइम स्कीम्स, दोनों फॉर्म्स जानी जाती हैं अपनी इंट्रिकेट राइम स्कीम्स के लिए, मेट्रिकल पैटर्न्स के लिए, एंड दे ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी एंड द नेचर। और प्रायः चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो या वो स्पेंसरियन सोनेट हो, मोस्टली थीम्स उनकी प्यार, ब्यूटी, टाइम और नेचर ही होती है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे यहाँ से, आप ये खुद पता लग जाएगा जिस दिन आप प्रीवियस ईयर पढ़ना शुरू करेंगे यूजीसी नेट के। याद रखिएगा इन सारी बातों को। जो शेक्सपियरियन सोनेट है, जिसे इंग्लिश सोनेट कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसमें 14 लाइनें होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, यानी हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं, विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। पहले एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। आयम्बिक पेंटामीटर, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप भैया जानते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, क्योंकि आप एमए पढ़ चुके हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें आयम्बिक पेंटामीटर नहीं आता, हमें हमारे टीचर ने मीटर्स नहीं सिखाए थे, तो हम किसी दिन मीटर सिखाने की कोशिश कर लेंगे पोएट्री में ही। राइम स्कीम जो होती है शेक्सपियरियन सोनेट की, वो होती है ए बी सी डी ई एफ, लास्ट में जी, एक दोहा बनता है। ठीक है, हाँ, अब मोस्टली सभी एग्जाम्स में ऐसा हो रहा है फिरोज, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत ज़्यादा करने लगे हैं, सीट्स कम हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उस वजह से जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, उसको हमेशा बढ़ा कर पूछा जा रहा है उसे हर एग्ज़ाम में। कंपोनेंट्स, इसी वजह से वो टीचर्स या वो स्टूडेंट्स जो वन लाइनर पढ़ाने में विश्वास रखते हैं अभी भी, कि हम वन लाइनर पढ़ाकर किसी टॉपिक को समझेंगे, वो फेल हो रहे हैं। अब टीचर्स वो फेल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है एग्जाम्स में, जो उस अप्रोच से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो अब डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल ही पढ़ाना पड़ेगा, आपको लेकर बैठना पड़ेगा किसी टॉपिक को। ठीक है, किसी टॉपिक को लेकर बैठना ही पड़ेगा आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को, कैरेक्टर, समरी, ठीक है, और ब्ला 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 सब पढ़ना है उसको, उसका थीमेटिक कंसर्न वंसन सब, तब जाकर आप इस काबिल हो पाएंगे कि अगर कोई इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो आप लगभग उस स्थिति में पहुंच जाएं कि अगर आपको सही आंसर भी नहीं आता तो आप कम से कम उसमें प्रोबेबिलिटी खेल सके कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। चलिए, तो शेक्सपियरियन सोनेट की लाइन हो गई, मीटर हो गया, राइम स्कीम हो गया। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो क्वार्ट्रेन्स, एक चौपाई होती है। ठीक है, 3 क्वार्ट्रेन्स, 3 चौपाई होती हैं, 4 लाइन की स्टांजा, ईच विद इट्स ओन राइम स्कीम, खुद की अपनी एक राइम स्कीम होती है, जिसको पर आप राइम स्कीम से देख लेंगे। पहली चौपाई की ए बी है, दूसरी की सी डी है, फिर तीसरे की ई एफ है, और लास्ट में कपलेट होता है, वन फाइनल राइम्ड कपलेट, 2 लाइन स्टांजा होता है। ठीक है, ये इसका कंपोनेंट है। कैरेक्टरिस्टिक वोल्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोल्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। DSSB TGT का अर्जुन बैच बन रहा है मंडे से, 5 अगस्त से, दोपहर को 12 से 1, वो पेड बैच की बात कर रहे हैं हम। फ्री के लिए हम प्रॉपर बैच नहीं बनाएंगे उसका यूट्यूब पर, लेकिन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे कुछ। ठीक है, जैसे कि हम बहुत जल्दी महाभारत पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो आप लोग देखिएगा, क्लास इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से, तो वो देखिएगा। तो प्रॉपर बैच के लिए तो आपको पेड बैच ही पढ़ना पड़ेगा,
12 से 1 बन रहा है 5 अगस्त से, ठीक है। चलिए वोल्टा, बहुत ध्यान से सुनिए वोल्टा। द टर्न और शिफ्ट इन आर्ग्यूमेंट और थीम, एक टर्न एक शिफ्ट आर्ग्यूमेंट में या थीम में ऑफन अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड क्वार्टरेन, जो तीसरे क्वार्टरेन की स्टार्टिंग में आता है यूजुअली या फाइनल कॉपलेट में आता है, उसे वोल्टा कहते हैं। अब इसे थोड़ी आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो हम ना सोनेट्स को यूजुअली ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटते हैं, ये बात आपको पता होगी। शुरुआती 8 लाइन और अंतिम 6 लाइनें ऑक्टेव सेस्टेट में बंटता है सोनेट। तो पोएट क्या करता है कि स्टार्टिंग के ऑक्टेव में किसी विचार को रखता है या किसी सवाल को खड़ा करता है। आखिरी 6 लाइनों में सेस्टेट में कवि उस विचार को समझाता है या उस सवाल का जवाब देता है। तो जब आप, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग लिखी होंगी कि 8 लाइनें या 6 लाइनें या स्पेस देके, नहीं, वो एक साथ ही लिखी हैं। लेकिन जैसे ही आप उस लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे, 9th लाइन को, आपको बात में, थीम में एक शिफ्ट, एक टर्न नजर आएगा, आर्गुमेंट पे एक टर्न नजर आएगा, यानी बात पलटी हुई नजर आएगी। उसी टर्न को, उसी शिफ्ट को वोल्टा बोलते हैं किसी सोनेट में, ठीक है। ये आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें जो हैं फिरोज़, अर्जुन, ये सब हम क्लास के लास्ट में करते हैं ना, अभी फोकस यहाँ कर लेते हैं। तो इस शिफ्ट को, इस टर्न को हम वोल्टा बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको वोल्टा समझ में आ गया है। थीम्स कॉमनली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव। इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट जो लिखी जाती थी वो प्यार पर, ब्यूटी पर, पॉलिटिक्स पर, मोरालिटी पर, नेचर पर लिखी जाती थी। ये इसकी थीम्स हैं। अब अगला है स्पेंसरियन सोनेट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि लाइन तो 14 ही है, मीटर आयम्बिक पेंटामीटर ही है। राइम स्कीम है इसकी ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ठीक है। कंपोनेंट्स इसमें भी क्वार्टरेंस और कपलेट ही होते हैं। इंटरलॉकिंग क्वार्टरेंस विद फाइनल राइम कपलेट, वो इंटरलॉकिंग क्वार्टरेंस होते हैं, 3 चौपाई होते हैं, बाद में एक दोहा होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक में भी वोल्टा है। द टर्न ऑफन अकर्स एट द 9th लाइन, इसमें 9th लाइन पर एक टर्न आता है या फाइनल कपलेट में टर्न आता है। थीम सिमिलर टू शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट की ही तरह इट ऑफन डील्स विद लव। इसमें भी जो थीम होती है वो लव, टाइम, ब्यूटी, बट विद मोर इंट्रिकेट राइम स्कीम्स। लेकिन इसकी राइम स्कीम थोड़ी ज़्यादा जटिल, थोड़ी ज़्यादा इंट्रिकेट होती है। वो ऊपर आप राइम स्कीम देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ एलिजाबेथन एज पढ़ लेते हैं भैया। एलिजाबेथन एज में एक आदमी इतना बड़ा पैदा हो गया है कि वो अपने सारे समकालीनों को खा गया है, ओवर शैडो कर दिया उसने। वो इतनी बड़ी परछाई बन गया है कि सारी परछाइयाँ उससे छोटी नजर आती हैं, उसकी परछाई में दबी नजर आती हैं। ऑब्वियसली हम विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर के अलावा भी एलिजाबेथन एज में इतने अच्छे अच्छे कवि, इतने अच्छे अच्छे ड्रामाटिस्ट आए हैं। ड्रामाटिस्ट हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, कवियों का जिक्र हम आज कर लेते हैं, ठीक है। सुनिए, द एलिजाबेथन एज अ गोल्डन एरा फॉर इंग्लिश पोइट्री। एलिजाबेथन एज जिसे गोल्डन एरा माना जाता है इंग्लिश पोइट्री का, सॉ द इमर्जेंस ऑफ सेवरल नोटेबल पोएट्स। हमने देखा कि कई नोटेबल कवि इमर्ज हुए who significantly influenced the literary landscape, जिन्होंने बहुत ही significantly literary landscape को प्रभावित किया। Here are some of the main poets of this period। कुछ मेन पोएट्स पढ़ लेते हैं इस पीरियड के। तो आई थिंक मैंने 10 पोएट्स के बारे में नोट्स बनाए हैं, उसके बाद कुछ पोएट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने जॉन स्केलेटन को डिटेल में पढ़ा था ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616। कॉन्ट्रीब्यूशंस बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेस, जाने तो अपने प्लेस के लिए जाते हैं। शेक्सपियर ऑल्सो पेंड 154 सोनेट्स, लेकिन शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी और सेवरल नरेटिव पोएम्स भी लिखी। इनकी नोटेबल वर्क्स में शामिल है इनकी 154 सोनेट्स। वीनस एंड एडोनिस एक इनकी नरेटिव पोएम है। द रेप ऑफ ल्यूक्रीन की एक नरेटिव पोएम है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। किन थीम्स पर लिखते थे शेक्सपियर? लव पर, ब्यूटी पर, पॉलिटिक्स पर, मोर्टैलिटी पर और द नेचर ऑफ टाइम पर।
इसके अलावा एडमंड स्पेंसर आए, सेलिब्रेटेड फॉर हिज एपिक पोएट्री, सेलिब्रेट किए जाते हैं अपने एपिक पोएट्री के लिए और अपने यूनिक स्पेंसरियन स्टांजा के लिए, क्योंकि इन्होंने एक अलग तरह का स्टांजा क्रिएट किया जिसको हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। नोटेबल वर्क्स थे इनके, द फेरी क्वीन, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज भैया यही है इसका, द फेरी क्वीन। इसके अलावा एमोरेटी है और एपिथैलामियन है। थीम्स, ये एलिगरी लिखा करते थे, वर्च्यू गुण को लेकर बहुत लिखते थे, वर्च्यू की तारीफ करते थे अपनी कविताओं में, लव पर लिखते थे, माइथोलॉजी पर लिखते थे और नेशनल प्राइड पर लिखते थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आया, सर फिलिप सिडनी, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे फिलिप सिडनी को, अभी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। फिलिप सिडनी के कंट्रीब्यूशन है नोन फॉर हिज सोनेट सीक्वेंस। फिलिप सिडनी अपने सोनेट सीक्वेंस के लिए जाने जाते हैं और पास्टोरल पोएट्री के लिए, ग्रामीण परिवेश पर आधारित बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं फिलिप सिडनी ने। नोटेबल वर्क्स हैं इनके एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये तो बहुत फेमस है, और आर्केडिया बहुत फेमस है। द डिफेंस ऑफ पॉइजी, भाई सबसे ज़्यादा फेमस यही है, द डिफेंस ऑफ पॉइजी। इसको हमने ड्रामा में पढ़ा था, डिफेंस ऑफ पॉइजी के बारे में। थीम्स, अनरिक्वेटेड लव, एक तरफा प्यार के बारे में लिखते थे, शिवेलरी के बारे में लिखते थे, पर्सनल इमोशन पर लिखते थे और लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते थे। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही है द डिफेंस ऑफ पॉइजन का। फोर्थ आदमी जो आया वो आया क्रिस्टोफर मार्लो, 1564 से 1593। मोर रिनाउंड एज अ प्ले राइट, वैसे ज़्यादा इज्जत तो इनकी भैया एक प्ले राइट के रूप में ही है, नाटककार बहुत अच्छे थे। मार्लो ऑल्सो रोट सिग्निफिकेंट नैरेटिव पोएट्री, लेकिन मार्लो ने काफ़ी हद तक अच्छी अच्छी नैरेटिव पोएट्री लिखी है, जैसे कि एक हीरो और लिएंडर करके इनकी एक नैरेटिव पोएम है, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये एक इनकी बहुत अच्छी नैरेटिव पोएम है। थीम से क्लासिकल माइथोलॉजी पर लिखते थे, रोमांटिक लव पर लिखते थे और पास्टोरल लाइफ, ग्रामीण जीवन पर लिखते थे। गुड इवनिंग जेके रतारा। थॉमस कैंपियन, देखो भैया मुझे ऐसा लगता है थॉमस कैंपियन एलिजाबेथन एरा के क्या बोलते हैं उसे, सबसे अंडररेटेड कवि हैं, सबसे अंडररेटेड। कोई भी किताब आप मार्केट से लेकर आइए, ठीक है, कोई भी किताब, और उसमें एलिजाबेथन एरा को पढ़िए आप, ये समझ लीजिए कि 90% किताबों में तो थॉमस कैंपियन का नाम ही नहीं है, और अगर कुछ किताबों में थॉमस कैंपियन का नाम है तो इतनी सी डिटेल है कि हाँ थॉमस कैंपियन भी आए थे। लेकिन ये आदमी इतना, मतलब इसका योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन वही जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात बोली कि इस एरा में विलियम शेक्सपियर पैदा हो गए और ये आदमी सबको खा गया, इसलिए हम अपने डिस्कोर्सेस में इन लोगों का जिक्र नहीं करते। अदरवाइज ये जितने भी लोग हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़े हैं, इनका योगदान बहुत बड़ा है। थॉमस कैंपियन का योगदान कितना बड़ा है कि इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, और मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ कोई, आई थिंक पूरे यूट्यूब पर या कहीं पे भी किसी भी क्लास में थॉमस कैंपियन के बारे में कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब हल्के में लेते हैं इस आदमी को। लेकिन ये हल्के में लेने वाला आदमी है नहीं, ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप लिटरेचर को एक्चुअल पढ़ रहे हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते तो वैसे भी ये हल्के में लेने लायक नहीं है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे डिटेल में इनके नोट्स हैं हमारे। कॉन्ट्रीब्यूशंस, नोन फॉर हिज लिरिक पोइट्री, या अपने लिरिक पोइट्री के लिए जाने जाते हैं और म्यूजिकल कंपोजिशंस के लिए जाने जाते हैं। थॉमस कैंपियन को जब भी मैं आंख बंद करके याद करता हूँ मुझे वही फोटो याद आती है थॉमस कैंपियन की, कि उनके हाथ में ल्यूटर, वो बजा रहे हैं। बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े संगीतकार, ठीक है, ऐसी कविताएं लिखी जो खुद म्यूजिक पर सेट करते थे। तो बहुत अलग आदमी है ये, बहुत अलग, मतलब एलिजाबेथन एरा का चेरी है ये। एलिजाबेथन एरा पूरा केक है, उसमें जो ऊपर चेरी लगी ना रेड कलर की, वो थॉमस कैंपियन है। बहुत ही प्यारा इंसान है और बहुत ही कुछ देकर गया है। नोटेबल वर्क्स हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स करके किताब थी जिसमें संग्रह था इनकी सोनेट्स का, जो म्यूजिक पर आधारित थी। ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पॉइजी करके एक इनका क्रिटिसिज्म भी छपा था। थीम्स लव, नेचर, म्यूजिक और कोटली लाइफ पर लिखा करते थे। सर वॉल्टर रैली, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रैली, ठीक है, RALEIGH, रैली, ठीक है, कहीं कहीं राले पढ़ते हैं कुछ लोग, रैले पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी शायद सही होता है, लेकिन रैली इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, अ वर्सेटाइल राइटर, एक वर्सेटाइल राइटर हैं। रैलीज पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्टेड हिज एडवेंचरस स्पिरिट,
इनकी रचनाओं को रख लीजिए, पोइटिक रचनाओं को, और इनको रख लीजिए, दोनों मैच करती हैं। जैसी कविताएं वैसे खुद थे, एकदम एडवेंचर से भरे हुए। फिलोसफिकल म्यूजिंग्स थी इनके अंदर, बहुत ही फिलोसफिकल लिखते थे। नोटेबल वर्क्स हैं सर वॉल्टर के, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, बहुत फेमस। इसके अलावा द लाई है और फेयरवेल टू द कोर्ट है। थीम्स ये एक्सप्लोरेशन पर लिखते थे, घुमक्कड़ थे ये भाई अपनी प्रवृत्ति से। पॉलिटिकल इंट्रीग पर लिखते थे, लव पर और मोर्टेलिटी पर। माइकल ड्राइटन थे, आई होप कि आपने नाम सुना होगा इनका, 1563 से 1631 तक, नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिकल पोइट्री। ये अपने ऐतिहासिक और टोपोग्राफिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं टोपोग्राफी को, अभी बताते कर दीजिएगा। हिंदी तो बहुत खतरनाक सी आ रही है, स्थलाकृति पता नहीं क्या, हम इसको वैसे इंग्लिश में समझाते हैं आपको। तो टोपोग्राफी कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित, ठीक है, कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ की भाषा, ठीक है, वो उसकी टोपोग्राफी कहलाती है। तो टोपोग्राफिकल पोइट्री के लिए फेमस है। तो ये किसी इलाके के संदर्भ में कविताएं लिखा करते हैं, ठीक है, वो टोपोग्राफिकल पोइट्री है इनकी। नोटेबल वर्क्स हैं इनका, पॉली ऑल्बियन, आइडियाज मिरर, इंग्लैंड्स हेरोइकल एपिस्टल्स। थीम्स इंग्लिश हिस्ट्री पर लिखते थे, ज्योग्राफी पर लिखते थे और पर्सनल रिफ्लेक्शन पर लिखते थे। जॉर्ज चैपमैन हैं, जॉर्ज चैपमैन का नाम भी आपने सुना होगा विलियम शेक्सपियर पढ़ते हुए। विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स में एक राइवल पोएट है, तो राइवल पोएट के कंटेंडर हैं दो लोग, या तो क्रिस्टोफर मार्लो राइवल पोएट थे या जॉर्ज चैपमैन राइवल पोएट माने जाते हैं। तो जॉर्ज चैपमैन का जिक्र हम वैसे तो सुनते ही हैं, भले हमने पढ़ा ना हो उनको। कॉन्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेटेड फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर, सेलिब्रेट किए जाते हैं इनको क्योंकि इन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया था, एज वेल एज हिज ओरिजिनल पोइट्री, और अपनी ओरिजिनल पोइट्री भी काफ़ी अच्छी लिखी इन्होंने। नोटेबल वर्क्स, इन्होंने द इलियाड को ट्रांसलेट किया था, ओडिसी को ट्रांसलेट किया था, ठीक है, और हीरो एंड लिएंडर, मार्लो की जो रचना भी हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, उनके वर्क्स में, उसको कंप्लीट किया था इन्होंने, जॉर्ज चैपमैन ने। थॉमस किड थे एक, इनका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है। नोन प्राइमरली एज अ प्ले राइट, वैसे तो एक नाटककार के रूप में ही फेमस हैं। किड्स पोइटिक वर्क्स ऑल्सो गेन रिकॉग्निशन, लेकिन इनके पोइटिक वर्क्स ने भी काफ़ी रिकॉग्निशन को प्राप्त किया है। नोटेबल रचनाएं हैं इनकी द स्पेनिश ट्रेजेडी, थ्रू प्राइमरली अ प्ले, वैसे तो एक प्ले है बट इट कंटेन्स 2 टेबल पोइटिक पैसेजेस, लेकिन इस प्ले में काफ़ी सारे पोइटिक पैसेजेस हैं। थीम्स ट्रेजेडी, रिवेंज, ह्यूमन कंडीशन, इन सब पर लिखते हैं। जॉन डन है एक भाई, 1572 से 1631, वाइल ऑफन एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन को वैसे तो मेटाफिजिकल पोएट्स मानते हैं और मेटाफिजिकल पोइट्री से जोड़ते हैं अर्ली 17th सेंचुरी के, और इन्हें द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहते हैं इसी वजह से। डन्स अर्ली वर्क्स फॉल विद इन द एलिजाबेथन पीरियड, लेकिन डन की शुरुआती रचनाएं एलिजाबेथन पीरियड में आ जाती हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे जॉन डन को हम अगले कुछ लेक्चर्स में। नोटेबल वर्क्स हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एलेजीज एंड सटायर्स। थीम्स लव, रिलीजन, डेथ और मेटाफिजिक्स पर लिखते थे। दीज पोएट्स विद देयर डाइवर्स थीम्स, ये कवि अपने डाइवर्स थीम्स की वजह से, इनोवेटिव फॉर्म्स की वजह से जाने जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों ने हेल्प की है शेप करने में एलिजाबेथन पोएटिक ट्रेडिशन को। लीविंग अ लास्टिंग लेगेसी ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने एक कभी ना खत्म होने वाली विरासत छोड़ी है इंग्लिश लिटरेचर पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये 10 नाम जो हमने अभी पढ़े हैं, जो हमने अभी देखे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब इनमें से कुछ नामों को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि थॉमस कैंपियन पढ़ेंगे, जो हमने आपको बोला कि कोई टीचर नहीं पढ़ाता, किसी किताब में जिक्र नहीं होता, क्यों नहीं होता नहीं पता, ठीक है। थॉमस कैंपियन बहुत ही उम्दा शख्सियत। सर फिलिप सिडनी को पढ़ेंगे हम, इसी दौर के एक बहुत बेहतरीन कवि। एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में यहीं पर, ठीक है, और उसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगली लेक्चर की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल ही थॉमस कैंपियन से। आज के लिए इतना ही। अब आपके कुछ सवाल जो थे ऊपर, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दे रहा है, कोई बात नहीं फिरोज, बीपीएससी का जो टीजीटी का सिलेबस है आप उस पर अड़े रहिए। सिलेबस से बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो भी सिलेबस है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है बीपीएससी के सिलेबस के बारे में एक्चुअली।
तो जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक उसमें दिए गए हैं, बस उस पर अड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो किसी टीचर से ज़रूर पढ़िएगा जो बीपीएससी को पढ़ा रहा हो। हम नहीं पढ़ाते बीपीएससी को, तो कोई टीचर अगर पढ़ा रहा हो तो टीचर बहुत ज़रूरी है भैया आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है टीचर। जी अर्जुन, हमने टाइम चेंज कर दिया था, अब ये क्लास 4 से 5 हो रही है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया सोनम, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत। चलिए, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। टाटा बाय बाय। जो कंप्लीट हो गए हैं हमारे लेक्चर्स, उनके नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रहे हैं आप लोगों को अभी आपके सामने लाइव, अदरवाइज हम फिर भूल जाएंगे। ड्रामा के सारे भेज दिए ना हमने, आपको कंटेम्प्रेरी ड्रामा में भेज दिया था आप लोगों को हमने। पोइट्री में शायद आपको दोनों नहीं भेजे, तो हम दोनों भेज दे रहे हैं। भेज दिए हो तो कोई बात नहीं, दोबारा ले लीजिए। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यानी प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर और पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल, दोनों की पीडीएफ्स हमने भेज दी हैं। एलिजाबेथन पोएट्री जो हमने आज शुरू किया है लेक्चर, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। सेंट, तो दोनों पीडीएफ्स आपके पास पहुंच चुकी हैं ग्रुप में, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा।